बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। ये बात इन दिनों की है जब मुझे नौकरी पर जाते हुए चंद माह ही गुजरे थे। चंद दिनों में मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आ रहा था। मैं जब भी ऑफिस से घर आता मेरे दरवाजे पर एक ख़त पड़ा मिलता। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद कोई पोस्टमैन फेंक गया है। मैंने वो ख़त उठाकर देखा तो इस पर मेरा नाम लिखा था, लेकिन घर का पता नहीं लिखा हुआ था। मुझे कुछ शक आज पड़ोस की लड़कियों पर हुआ कि हो सकता है कि मेरी शख्सियत से मुतासर होकर मेरी मोहब्बत में कोई लड़की मुब्तला होकर ख़त लिखने पर मजबूर हो गई हो। मैंने मुख्तात नज़रों से दाएं बाएं देखा और ख़त जेब में डालकर घर की डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा अम्मी ने खोला था। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से ख़त जेब से निकाला, धड़कते दिल के साथ पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो कोई मोहब्बत भरा ख़त नहीं था। बस चंद सतरें लिखी हुई थी कि आज रात के 12 बजे तुम कुछ मिलेगा। मैंने सोचा कि किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लिखा है, शायद किसी मोहल्ले के बच्चों की शरारत है। मैंने वो ख़त डस्टबिन में डाला और सोने के लिए लेट गया। ठीक 12 बजे मेरे घर की बेल बजी। दरवाज़ा अम्मी ने खोला था। फिर वो मेरे कमरे में आई, मुझे जगाने लगी। जमाल, ये देखो, ये तुम्हारे नाम कोई लेटर आया है। मैं उठकर बैठ गया। मैंने नींद से चोर आंखों में इस लिफाफे को देखा। अम्मी, इस वक्त भी कोई डाक आती है? कौन देकर गया है? ये मुझे अपनी नींद में खलल बिल्कुल बर्दाश्त ना था, इसीलिए मैंने बेजारी से अम्मी के हाथ से ख़त लिया। अम्मी कहने लगी कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बस यही ज़मीन पर गिरा हुआ था, कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैंने कुफ्र से इसको खोला, लेकिन जैसे ही इस एनवलप को अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई 5,000 के नोट इसमें से निकले थे। एनवलप में मेरा नाम दर्ज था, इसीलिए शक की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं तो खुश हो गया। पैसे गिनने तो पूरे 25,000 थे। अम्मी को मैंने यही बताया कि मेरे दोस्त ने बेचे हैं। फिर कुछ दिन के बाद मुझे ये खबर मिली कि कल मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। मैं अब भी कुछ बेयकीन सा था, लेकिन होश मेरे ऑफिस जाकर उड़े जब मेरे सर मुझे प्रमोशन की खबर सुनाने लगे और मेरी तनख्वाह भी डबल हो चुकी थी। पूरे स्टाफ ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरी हालत गैर हो रही थी। ये बात गैर मामूली सी थी। भला मेरे साथ क्या होने वाला है, ये ख़त भेजने वाला को कैसे पता? इसके बाद गैर महसूस तरीके से अगले ख़त का इंतज़ार था। 2 दिन के बाद मुझे ख़त मिला। मैंने बड़ी उजलत से पकड़कर इसे जेब में डाला और सीधा कमरे में चला गया। कमरा बंद करके जल्दी से इस ख़त खोला। इस बार मुझसे ये कहा गया था कि मेरी वालदा रिश्ते के लिए कल लड़की देखने जाएगी। ख़त पढ़ा कर दरवाजे में रख दिया। कपड़े तब्दील करके बाहर आया तो मेरी वालदा खाना टेबल पर रख रही थी। खाने के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि कल वो मेरे लिए लड़की देखने जाने वाली है। मैं पानी पी रहा था। पानी एकदम मेरे हलक में लगा। खांसी का दौरा सा मुझे करने लगा था। कुछ देर बाद मेरी तबीयत तो संभल गई, लेकिन मेरा दिल धड़कने लगा। ये कौन था जिसे मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाले हर वाक़ये की खबर थी? बहरहाल मेरा रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन शादी चंद माह बाद तय हुई थी। जिस दिन मेरा रिश्ता तय हुआ, इससे एक दिन पहले मिठाई का डब्बा मुझे किसी सर्विस करने वाले नुमाइंदे से वसूल हुआ। जब मैंने पूछा कि बेचा किसने है तो उसने कहा कि हमें नहीं मालूम, आपका एड्रेस दिया गया था। मैंने पूछा कि ऑर्डर देने वाली कोई लड़की थी या मर्द, तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, हमें ये बताने से मना किया गया है। ये कहकर वो चला गया। मुझे अब इस ख़त वाले को देखने और ढूंढने की ख्वाहिश सी होने लगी। कौन है वो जो मेरे आने वाले लम्हों की खबर रखता है? मेरे रिश्तेदार तय बाद में हुआ। ख़त वाले ने मिठाई पहले भेज दी। अब तो मेरे तशवीश बढ़ने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की ये जान सकूं कि आखिर मुझे ख़त कौन भेजता है, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन मेरे सर में दर्द था। मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर चला गया। एक ख़त वहाँ मौजूद था। मैंने जेब में डाला। कमरे में जाकर खोलकर देखा तो ये लिखा था कि मुझे कल बुखार हो जाएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। मैं सुबह तक बुखार में तप रहा था। अब तो मुझे इस ख़त वाले से खौफ सा महसूस होने लगा था। मैं मुस्तरब हो गया था। हर वक्त ये ख़त वाला मेरे हवासों पर छाने लगा था। अब तक इसकी हर तहरीर मेरे साथ सच साबित हो रही थी, लेकिन इसके अगले ख़त ने मुझे पहचान चौंक कर रख दिया। वो बात मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। इस बार ख़त में लिखा था कि रात 12 बजे
और मुझे मिल जाएगी। मेरा दिमाग घूम कर रह गया, ये कैसे मुमकिन था? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर बेटी कैसे हो सकती थी? रात 12 बजे तक का वक्त मैंने जले पाँव की बिल्ली बनकर बेताबी से गुजारा था। 12 बजे 9 बजे की आवाज़ सुनकर मैं बाहर गेट के दरवाजे की तरफ भागा था। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक छोटे से घर पर एक बच्चा लेटा हुआ है और वो रो रहा है। बच्चा पिंक रंग के रुमाल में लिपटा हुआ था। मेरा दिल इस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पूरी गली में नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन गली सुनसान थी। मैंने ये नहीं देख पाया कि कौन इस बच्चे को यहाँ रहकर जा चुका है। मैं जो सोचने लगा कि मुझे किसी ने जायज़ केस में फंसाने की साजिश ही ना हो। पहले तो सोचा कि दरवाज़ा बंद कर दूँ, मेरी बला से जो मर्जी इस बच्चे को ले जाए। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, इस बच्चे का रो रो कर हलक खुशक हो गया था। वो आंसू से रो रहा था। अब काश में लगा था कि मेरा दिल अब इतना भी सख्त नहीं था कि एक मासूम बच्चे को सुनसान गली में अकेला छोड़ देता, जहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी करीब से ही आ रही थी। दिल में आया कि कहीं ये मासूम किसी जानवर का निशाना ना बन जाए। मेरा दिल दहला। मैंने वो का कोट उठाया और इसे अंदर ले आया। इसके रोने की आवाज़ पर मेरी वालिदा भी उठकर बाहर आ गई। मुझे हैरत से बच्चे के साथ देखकर बोली कि जमाल, ये कौन है? मैंने कहा, शायद बच्ची है, इस वक्त रो रही है, इसे कोई हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गया है। मुझे इसकी आवाज़ आई तो मैं इसे अंदर ले आया। मेरी वालिदा मुझे घूरने लगी, कहने लगी, ना जाने किसकी नाजायज़ औलाद होगी जो रात के अंधेरे में यहाँ छोड़ गया, और एक तुम हो के इस मुसीबत को अंदर ले आए। और ये भी हो सकता है कि जमाल को कोई औरत अस्पताल यहाँ छोड़ गई हो। सोचो, इस तरह तुम्हें जेल में हो सकती है। वालिदा की बात सुनकर तो मेरे सारे तबका रोशन हो गए। मुझे सारे खतूत याद आने लगे। फिर ये ख्याल सताने लगा कि हो सकता है सारे खतूत और ये बच्ची मुझे वाकई किसी केस में फंसाने के लिए हो। अब तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मेरे पूरे वजूद में पसीने की रशिश होने लगी थी। फिर ये भी ख्याल आया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई मुझे क्यों फंसाएगा। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि फ़िलहाल तो इसे कुछ दूध पिला दें, सुबह होते ही मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़ आता हूँ। रात भर इस बच्चे को मेरी माँ ने ही संभाला था। सुबह जब मैंने बच्चे को गोद में लिया, तब अम्मी ने बताया कि ये बच्ची है। मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गया। मैंने सारी बात सामने बैठे इंस्पेक्टर को बताई। वो बच्ची को अजीब सी नज़रों से देखने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल अंदेशों में पड़ गया। ऐसे बहुत से वक़ात मैंने सुन रखे थे कि हवस एक दिन की बच्ची को भी नहीं छोड़ती। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम इसे यहाँ छोड़ दो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, मेरी वालिदा इसे संभाल लेगी। आप मेरा फ़ोन नंबर लिख लें, अगर इसका कोई जब वारिस आया तो मुझे बुला लीजिएगा। ज़रा सी पेशरफ्त के बाद वो मान गया। इसमें नफ़ी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को अपने साथ लेकर घर आ गया। मेरी वालिदा मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम इसे वापस क्यों लेकर आए हो। वो मेरी कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसके असल वारिस को ही बच्ची दूंगा। मैं एक अटल इरादा कर चुका था। इस खत वाले को अब ढूंढ कर ही रहूँगा। मैंने गेट के बाहर एक खुफिया कैमरा लगवाया, क्योंकि जो ख़त मुझे वसूल होते थे इस पर कोई भी डाक स्टैम्प नहीं लगी होती थी, सादा सा इनवॉल्व होता था। इसीलिए ख़त देने वाला जो भी था वो खुद ख़त को फेंक कर जाता था, जिसके ज़रिए ये काम करता था। अगर मैं इसे तक भी पहुंच जाता तब भी असल शख्स को ढूंढ सकता था। मेरे सामने बहुत से सवालात थे जिनका जवाब मुझे चाहिए था। वो कैसे मेरे बारे में 100% सही राय जानता था। इस बच्ची को मैं, जबकि ये मेरी बेटी नहीं थी, मैंने बाहर लगे कैमरे का कनेक्शन अपने मोबाइल से कनेक्ट करवाया था ताकि अपने मोबाइल पर देख सकूं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन ख़त ना आया। ऐसा ही कोई मशकूक शख्स गली में नज़र आया। मेरी वालिदा अलग मेरे पीछे लगी थी कि इस बच्ची को या तो पुलिस के हवाले कर दूँ या किसी यतीम खाने में भेज दूँ। मैं इस उम्र में इतनी सी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ऊपर से मेरी शादी के दिन भी करीब थे। मेरी माँ को ये भी फिक्र खाए जा रही थी कि ससुराल वाले बच्ची के बारे में क्या कहेंगे। जाहिर है वो भी यही बताते थे, बच्चे गाने में भेज दिया जाए। 15 दिन बीत चुके थे कि मुझे इस शख्स का सुराग ना मिल सका। दूसरा, मैं खुद से पुलिस स्टेशन के चक्कर
लगा चुका था, लेकिन बच्ची के बारे में इसका कोई गालिब वारस असल वारस पहुंचने वाला नहीं आया था। मेरी शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, अब तो मेरी परेशानी भी बढ़ने लगी थी। मेरी नई नवेली दुल्हन कहाँ एक बच्ची को घर में बर्दाश्त कर सकती थी। मैं बेहद परेशान था, क्या करूं क्या ना करूं। मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैंने अपनी वालदा से ये कहा कि वक्ती तौर पर इन लोगों से ये कह दें कि ये बच्ची हमारे किसी करीबी रिश्तेदार की है, यतीम हो गई थी, हमने रख ली है। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा मुझे बुरी नज़रों से देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। मुझे भी अब बच्ची से अनसन सी होने लगी थी। घर आता तो 2-3 घंटे इस बच्ची के साथ गुजारता था। बड़ी खूबसूरत सी थी, जुबानी गुड़िया जैसी बच्ची थी। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी तो मुझे इस पर बेअख्तियार प्यार से आने लगता था। ना जाने क्यों मैं इसे अपने सीने से लगाए बिना नहीं रह पाता था। पिछले 2 माह से वो हमारे पास थी। मुझे ये लगने लगा कि वो मेरी ही बेटी है। रिश्ते के बाद मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी बीवी की थी कि इसका रद्द-ए-अमल ना जाने बच्चे के लिए कैसा होगा। कमरे में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले तो बीवी को मुंह दिखाई दी, इसकी तारीफ करने लगा, जो कि इसका हक था। बाहर से बच्ची के रोने की आवाज़ पर मैं चौंक सा गया, लेकिन बाहर जाने से खुद को रोक के रखा। मेरी तरफ का मेरी बीवी गलत मतलब ना ले। मुझे इस बच्ची से उनसियत थी, लेकिन कहीं बीवी ये ना समझ ले कि वो मेरी बेटी है और हमने झूठ बोलकर शादी की है, इसलिए खुद को लापरवाह साबित करने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि बच्ची का रोने की आवाज़ से मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि बीवी से मोहब्बत के 2 बोल भी नहीं बोल पा रहा था। वो मेरी कैफियत को शायद समझ गई थी। कहने लगी, जमाल ये बच्ची क्यों रो रही है? मैंने इसे वही कहानी सुनाई कि जो अपनी वालदा को सबको सुनाने के लिए कहा था। वो बड़ी तवज्जो से सुनती रही, फिर कहने लगी, इसे अंदर ले आई, मैं देख लेती हूँ इसे क्या हुआ है। ये बात भी कुछ गैर मुतवक्का सी थी। ऐसे लम्हों में मेरी बीवी एक अजनबी बच्ची को क्यों अपने पास बुला रही थी, लेकिन इस बच्ची के लिए मैं खुद मछली की तरह तड़प रहा था। इसलिए इजाज़त मिलते ही कमरे से निकल गया। वालदा के कमरे में देखा तो वो इस बच्ची को लेकर गोद में टहल रही थी। मैंने इससे पूछा कि ये क्यों रो रही है। साथ ही इसे अपनी गोद में भर लिया। वो कहने लगी, मुझे क्या समझ है, इतना अरसा हो गया है बच्चे संभाले हुए। बेटी परदेश में जाकर बसी है, सालों में आती है, वरना अपने नुआसों को संभालती तो शायद इसका मसला भी समझ जाती। खैर तुम सो जाओ, खुद ही सो जाएगी। मेरी वालदा ने इसे मेरी गोद से लेना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे पास वो रोना कम कर चुकी थी। मैंने कहा कि मैं इसे सुलाकर आपको पकड़ा दूंगा। वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी, मुझे छोड़कर बच्ची को संभाल रहा है, तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा, वो बहुत अच्छी है, मुझे उसी ने कहा है कि बच्ची को अंदर ले आओ। ये कहकर मैं बच्ची को कमरे में ले गया। इसे देखकर मेरी बीवी ने इसे लपक कर पकड़ा था, फिर बेअख्तियार सा इस सीने से लगा लिया और बच्ची इसके पास जाकर चुप हो गई। मुझे मन ना जाने क्यों ये सब देखकर हैरत का झटका लगा था। वजह मेरी बीवी का इस बच्ची को बेअख्तियारी से पकड़ना था। वो इस बच्ची को बहलाने लगी, कभी इसका चेहरा चूमती, कभी सीने से लगाती। बच्ची के लिए इसके जज्बात मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे। वो बच्ची भी इसकी गोद में जाते ही यूं चुप हुई जैसे इसकी गोद की आदी हो। मैंने खुद को ऐसे ख्यालात से झटका और इसके पास बैठ गया। 15 मिनट में बच्ची मेरी बीवी की गोद में और मेरी वालदा ने ये तक नहीं सोचा था कि इसका नाम भी कुछ रख दें। मैंने लाल मिल का इजहार किया तो वो मुस्कुराने लगी, इतनी प्यारी और मासूम है, ये इसका नाम हया होना चाहिए। मैंने भी इसी बात में सर हिला दिया। मेरी बीवी ने इसका नाम हया रखा था। जब वो बच्ची गहरी नींद सो गई तो मैंने इसे अपनी वालदा के कमरे में छोड़ा। रहीला मेरी बीवी का नाम था। जितनी वो खूबसूरत थी, इतनी ही धीमे मिजाज की भी थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो रहीला कमरे में नहीं थी। मैं तैयार होकर कमरे से निकला। वो नए फैंसी जोड़े में मबलूस बच्ची को गोद में लिए इसे फीडर पिला रही थी। कुछ ही दिन में वो बच्ची की मुकम्मल जिम्मेदारी बिना किसी के कहने खुद ही संभाल चुकी थी। घर को भी खुश असमबी से संभाल रही थी, लेकिन हिजा के मामले में वो मेरी परवाह भी नहीं करती थी। इसीलिए मुझे खुशी होने की बजाय तअज्जुब हो रहा था कि ये दिन 2 मियाँ बीवी के एक दूसरे की संगत में गुजारने के होते हैं और वो बच्ची में उलझी रहती थी। लेकिन मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब शादी के 15 दिन बाद रहीला इस बच्ची को अपने कमरे में सुलाने लगी।
مجھ سے کہنے لگی کہ امی اکثر بیمار رہتی ہے اور حیا رات کو انہیں بہت تنگ کرتی ہے، اور جو وجہ رحیلہ نے بتائی میں چپ سا ہو گیا۔ وہ حیا کو یوں سنبھالتی تھی جیسے اس کی سکی ماں ہو۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب ایک بار اپنی الماری سے میں اپنے کپڑے نکال رہا تھا، میرے ہاتھ میں رحیلہ کی ڈائری لگ گئی جس پر شعروں اور غزلیں لکھی ہوئی تھی۔ اس کی لکھائی دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ رحیلہ کی لکھائی بالکل اس خط کی لکھائی سے ملتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا والیٹ کھولا اور وہ خط نکال کر لکھائی میں لانے لگا۔ جیسے جیسے میں لفظوں کو دیکھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مطلب وہ خط رحیلہ مجھے بھیجتی تھی، رحیلہ مجھے پہلے سے جانتی تھی، اور وہ بچی جو بات میرے ذہن میں آئی، میرے سر پہ تو آسمان گرنے لگا، دل میں خدشات سے اٹھنے لگے، میرے جی گھبرانے لگا۔ حیا کے ساتھ رحیلہ کا پیار دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اس کی بچی ہو۔ میرے ذہن کی تنابیں کھنچنے لگی، میرے دل میں انتشار کے جذبات ابھرنے لگے۔ کون تھی رحیلہ اور حیا کے ساتھ اس کا رشتہ کیا تھا؟ اگر وہ سچ میں رحیلہ کی بیٹی تھی تو اس نے مجھے کیوں دی؟ کیا اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اور حیا اس کی ناجائز اولاد تھی؟ اس سوچنے تو میرا سکھ چین چھین لیا۔ مجھے سانس لیتے ہوئے اتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ لگتا تھا اس گھٹن سے میری جان چلی جائے گی۔ ٹپ ٹپ میری آنسو گرنے لگے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو گیا، لیکن ایک لکھائی ہی تو اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات دو لوگوں کی لکھائی ایک جیسی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرے اندر منفی اور مثبت دونوں قسم کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ یہ شاید میں خود کو جھوٹی تسلیوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ چین سا ٹوٹ گیا ہے۔ میں چپ چاپ سا رہنے لگا تھا۔ حالانکہ رحیلہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میں کبھی بھی اسے حیا سے پیار کرتے دیکھتا تو مجھے نہ جانے کیوں جیلسی سی ہونے لگتی، عجیب و غریب کے خیالات آنے لگتے۔ ایک بار اپنے دل کی تسلی کے لیے میں نے رحیلہ سے یہ کہا کہ یہ بچی ہماری سکی تو نہیں، آج نہیں تو کل جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم حیا کو پیار نہیں دے سکیں گے۔ جواب دے رہے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں۔ میری بات سن کر رحیلہ کی رنگت اڑی تھی، اور میرے اندر کے شک پر رحیلہ کی اڑی رنگت نے مہر لگا دی تھی۔ وہ کہنے لگی، جمال، حیا میری بیٹی کی طرح ہے، میں کبھی فرق نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں بے جان سا ہوا تھا، لیکن میرے لیے ابھی ایک ایسا انکشاف باقی تھا جس نے میرے قدموں سے نیچے سے جان ہی نکال دی تھی۔ ایک بار میں نے الماری لاکر کھول کر اپنی آفس کی فائل رکھنی چاہی تو وہاں ایک تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ پورا کمرہ گھوم گیا۔ میں بری طرح سے جیسے چکرا گیا تھا۔ یہ ہوا تھا کہ الجھنے پڑتا تھا۔ اس وقت میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد وہ الٹی چلی گئی تھی۔ ہم دو بھائی تھے، میرے بڑے بھائی نے ہی ہمیں سنبھالا تھا۔ میری والدہ تو بے حال سی ہو گئی تھی، لیکن بھائی ہی تھے جنہوں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ 1 سال لگا تھا میری والدہ کو سنبھلنے میں، سارا خرچہ بھائی ہی اٹھاتے تھے۔ امی کی خواہش تھی کہ وہ بھائی کے لیے جس کے آفس میں وہ کام کرتے ہیں، انہیں وہاں ایک لڑکی پسند ہے، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن امی اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی کو ہی ہار ماننا پڑی۔ خالہ کی بیٹی سے بھائی کی منگنی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ سے رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ آفس کے کام سے اکثر دوسرے شہروں میں جانے لگے۔ ایک بار آفس کے کام سے ہی وہ حیدرآباد جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر جان بحق ہو گئے۔ ہمارے لیے خبر قیامت خیز تھی۔ میری والدہ تو 3 دن تک کش کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بھائی کی جگہ پر نوکری مل گئی۔ اس واقعے کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اب بھائی کی تصویر بلا رحیلہ کے پاس کیسے تھی؟ امی نے تو بھائی کی ساری تصویریں اپنے لاکر میں رکھی تھیں، اور جو تصویر رحیلہ کے لاکر سے نکلی تھی، ایسی کوئی تصویر ہمارے پاس پہلے موجود نہیں تھی۔ اب تو مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی رحیلہ کمرے میں داخل ہوئی، میرے ہاتھ میں بھائی کی تصویر دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ تصویر اس کے منہ پر دے ماری۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا ڈرامہ بہت ہو چکا، اب سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، اور پہلے تم مجھے خط لکھتی تھی اور اس کے بعد اپنی ناجائز بچی میرے پاس چھوڑ گئی، اور یہ تصویر میرے بھائی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ اس کی بہن میرے بھائی کے آفس میں کام کرتی تھی۔
میرے بھائی کو اس کی بہن سے محبت ہو گئی، لیکن جب آپ کی والدہ نے رضامندی نہیں دی تو انہوں نے آپ لوگوں کو بتائے بنا ہی میری بہن سے نکاح کر لیا۔ سب کو یہی بات معلوم تھی کہ آپ کے بھائی گھر پر دوسرے شہر جانے کے بہانے میری بہن کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتے تھے۔ میری بہن نے یہ بات آفس میں بھی نہیں بتائی تھی، وہ آفس میں جاب بھی کر رہی تھی۔ جیسے کہ میٹنگ کے لیے آپ کے بھائی حیدرآباد گئے تھے، حادثے کا شکار ہوئے تھے اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری بہن کئی دن تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابھی یہ غم بھی اس پر کم نہ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے، لیکن وہ ہر وقت رنجیدہ رہتی تھی۔ آپ کے بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، آفس بھی جاتی تھی، پھر کہنے لگی کہ رحیلہ، میری خواہش ہے کہ میری بیٹی اپنے اصل وارثوں کے پاس رہے، اس لیے میں ہی آپ کو خط لکھتی تھی، پیسے بھی ہم نے ہی بھیجے تھے، اور آپ کی پروموشن کی خبر میری بہن کو آفس سے ہوئی تھی، اس لیے وہ خبر ایک دن پہلے آپ کو پہنچا دی۔ پھر سر درد کا ذکر بھی آپ نے ایک کولیگس کی حیثیت سے میری بہن سے کیا تھا، اسی لیے اس نے بخار کا کہہ دیا کیونکہ آپ تھک گئے تھے۔ چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ابتدائی بخار کے تاثرات ہیں۔ رحیلہ کی بات سن کر مجھے اپنی وہ کولیگ یاد آ گئی جو پریگننٹ تھی۔ رحیلہ نے اپنی بات جاری رکھی، پھر میری بہن نے آفس جانا چھوڑ دیا۔ میرا رشتہ بھی ایک پلان کے ساتھ آپ کے گھر بھیجا گیا تھا جو قبول ہو گیا۔ اس کی بیٹی ہوئی تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 1 ماہ تک حیا کو میں نے ہی سنبھالا تھا، اس کے بعد وہ آپ کی وارثہ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ جمال، آپ اس بات کو اپنی والدہ سے مت کہیے گا، ورنہ ان کی نظر میں آپ کے بھائی کے لیے شاید کچھ عزت کم ہو جائے۔ ہم حیا کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالیں گے، یہ آپ کے بھائی کی اور میری بہن کی نشانی ہے۔ رحیلہ کی یہ بات پر میرے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔